पढ़ने वाले हैं रिकर्शन, उसका बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, 2 प्रॉब्लम्स देखेंगे, इसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखने वाले और रिकर्शन कैसे काम करता है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे रिकर्शन कहाँ पे आपको यूज़ करना है। रिकर्शन मतलब वन फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप देखो, अगर आपको कोई नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो आप क्या करते हो, जैसे अगर मान लो मुझे 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो होता है 2 × 1। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे निकालना है 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं 3 × 2 फैक्टोरियल भी कर सकती हूँ, यही चीज़ हो जाएगी। मेरे को 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं करूँगी 4 × 3 का फैक्टोरियल, है ना। क्यों इसको ऐसे में क्यों तोड़ रही हूँ, क्योंकि ये नंबर तो यही है, बस ये वाला पार्ट लेके आना है ना। जैसे 5 का फैक्टोरियल अगर मुझे निकालना है, ये फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल है, अगर मुझे निकालना है तो मैं ये नंबर तो यहीं पे कॉपी कर दी, मल्टीप्लाइड इससे कम का 4 का फैक्टोरियल मुझे लेकर आना है। ठीक है, तो इसीलिए जो एक काम हम बस करा देते हैं, 5 फैक्टोरियल हम 5 × हम बोलेंगे भाई रिकर्शन को तुम बाकी का काम कर दो, तुम 4 का फैक्टोरियल आंसर लेके आओ, हम तुमको ये दे रहे हैं। तो सिर्फ यही होता है। देखो, सबसे पहले इसमें आपको समझना है ये काम कैसे करता है, वर्किंग क्या है इसकी। ठीक है, तो और रिकर्शन का कोई भी आपको अगर कोड लिखना है तो हम वो कैसे लिखते हैं। रिकर्शन का कोई भी आपको कोड लिखना है तो आपके पास हमेशा होना चाहिए बेस केस, कि कब जाके हम रुकेंगे रिकर्शन में, और एक होता है कि बाकी का जो भी है जो काम कराना है। ठीक है, वो तो बेस केस आप कब रुकोगे, मतलब इसका आंसर आपको पता है, आंसर जो है वो आपको पता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिकर्शन का। तो आपको फैक्टोरियल में किसका पता है कि फैक्टोरियल इसका है तो हम रुक जाएंगे। 1 का फैक्टोरियल आपको पता है 1 होगा, है ना, इससे पीछे हम जाना ही नहीं है, इससे पीछे जाने का कोई मतलब नहीं। 0 पे भी जा सकते हो बट कोई मतलब नहीं है, तो उसका भी आंसर 1 ही आएगा। इससे बेटर है कि हम 1 पे रुक जाओ, आप 0 पे भी जा सकते हो। तो देखो, इफ़ n = 1 रिटर्न 1, हम आंसर रिटर्न 1 कर देंगे। नहीं तो जैसे मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये आया कैसे। तो ये आप ले लो 5 का फैक्टोरियल, अगर जैसे 5 का फैक्टोरियल हमें लेना है तो हम यहाँ पे आए। ठीक है, तो इंट यहाँ पे क्या पास हुआ होगा 5, क्या n = 5 है, नहीं है, तो ये यहाँ जाएगा। फिर यहाँ से ये वाला पार्ट, ये n क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n-1 मतलब ये सेम कॉल होगा, ये सेम कॉल होगा। आप नोटिस करना, यहाँ पे मैं इंट f5 डाली, ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। फिर ये आएगा n यहाँ पे 5 × फैक्ट n-1 मतलब 4, तो यहाँ पे n जो है वो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ चेक किया, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर ये वाला पार्ट आएगा, तो इसमें क्या है 4 × n-1, तो ये जाएगा आगे, और n यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 मतलब यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3। n = 1 है, ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी। फिर ये यहाँ पे n-1 कितना हो जाएगा 2, फिर ये चीज़ कॉल होगी, क्या ये 2 इक्वल यहाँ पे 2 आएगा ना, तो क्या 2 = 1 है, नहीं, ये इस पार्ट पे जाएगा। फिर इस पार्ट पे जाके यहाँ आया, तो इसमें क्या आया 1, क्या n = 1 है, हाँ है 1, तो रिटर्न क्या कर देगा 1 रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न करते समय यहाँ जाता है, यहाँ पे वापस जाएगा। तो n यहाँ पे क्या था 2 मल्टीप्लाइड बाय n-1 में क्या आया 1, तो ये 1 आया। ठीक है, फिर यहाँ पे रिटर्न लिखा है, फिर ये रिटर्न जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे n क्या था 3, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाय इसका आंसर हमने क्या लाया 2 लाया। ठीक है, फिर यहाँ पे रिटर्न जाएगा, फिर हम रिटर्न जाएंगे, रिटर्न, तो इसका आंसर हम क्या लेके आए 3 2 6 लेके आए, है ना। यहाँ का आंसर ये देखो, ये वाला जो आंसर हम 6 लेके आए, तो 4 6 24। ठीक है, फिर इसका आंसर यहाँ पे जाएगा, रिटर्न लिखा है ना, तो वापस जाएगा, तो ये इसका कितना है 24, 5 4 जा और 5 × 24 120, तो ये आंसर। अब इसके बाद तो है नहीं और आगे फंक्शन, तो ये रिटर्न कर देगा किसको, मेन फंक्शन को। तो मेन फंक्शन यहाँ पे जो आंसर है वो आपका 120 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको पहले समझ में आ रहा है कि रिकर्शन एक्चुअली काम कैसे करता है। मतलब आपको पहले ना रिकर्शन को समझने के लिए बहुत ड्राई रन करना पड़ेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है चीज़ें, तब आपको जाकर रिकर्शन का वर्किंग समझ में आएगा। आप ऐसे सोचोगे कि बस मुझे रिकर्शन समझ में आ जाए, तो नहीं आने वाला। ठीक है, आप खुद से टाइम निकालो और देखो कैसे हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, tn से लेके tn-1 प्लस कुछ और ऑपरेशन हो रहा है, उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इसका अगर आपको रिकर्सिव फंक्शन बोलता है लिखने, तो आप ऐसे, क्योंकि देखो tn था, आप क्या क्या कर रहे हो, n-1 पे जा रहे हो, n-1 पे जा रहे हो, तो ये हमने निकाला। तो ये इसका रिकर्सिव फंक्शन है। आप इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हो, tn-1 = tn-2 प्लस सी, ऐसे ऐसे करके आप tn-
आप लिख सकते हो, है ना, 1 इक्वल टू ओ इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये n टाइम्स। तो मैं आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझाती हूँ। तो टी एन इक्वल टू टी एन माइनस 1 प्लस कोई ऑपरेशन अलग से जो हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, जैसे कि ये वाला ऑपरेशन है, ठीक है, ये वाला ऑपरेशन है मान लो, तो ये कुछ 1 टाइम ले रहा होगा, या तो उसको कॉन्स्टेंट टाइम ले लेते हैं, उसको के ले लेते हैं या सी ले लेते हैं, ठीक है, सी ले लेते हैं। तो टी अगर n माइनस 1 के लिए निकालोगे तो हो जाएगा टी n माइनस 2 प्लस एक और बार सी, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिप्लेस की टी एन इक्वल टू यहाँ पे इसको, तो ये क्या आएगा, टी एन माइनस 2 प्लस 2c। अगर मैं टी एन इक्वल टू, पैटर्न आप नोटिस करना, टी एन माइनस के की, यहाँ पे 2 था तो यहाँ 2 आया, तो यहाँ पे के है तो के सी आएगा, ठीक है। अब n माइनस के इक्वल टू 1 होगा, मतलब ओ ऑफ 1 निकालना है, तो के n तो जो आपका k होता है, देखो ये होता है t इक्वल टू 1 आ जाएगा ना, ये n माइनस के करते करते t ऑफ 1 आ जाता है, ये t ऑफ 1 के इक्वल है, कांस्टेंट टाइम के इक्वल है, ठीक है, o ऑफ 1 के इक्वल है, t ऑफ माइनस के, ठीक है। तो ये k को आप यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो n माइनस के इक्वल टू 1 आ रहा है, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा, इक्वल टू के, तो k का वैल्यू आ जाएगा, n वाला लेते हैं, हाई वाला लेते हैं, तो एन सी, तो टी एन कितना आ जाएगा आपका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी o ऑफ n, ठीक है। तो इसका आंसर था o ऑफ n। आई होप आपको समझ में आया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मतलब ये जो स्टैक है, ठीक है, उसमें आपका इंट मेन वाला फंक्शन है, फिर पहला स्टैक आएगा, ठीक है, पहला स्टैक आएगा ये वाले, जब आप ये कॉल करोगे, ये वाले के लिए फर्स्ट स्टैक कॉल हुआ ना, स्टैक के अंदर जाता गया, ये वाला स्टैक कॉल हुआ, फिर ये वाला कॉल हुआ, फिर ऐसे करके कॉल होता जाएगा n टाइम्स, जितने बार आपने बुलाया n टाइम्स कॉल होगा, फिर वो बाद में निकलते भी जाएगा, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें हो जाएगी o ऑफ n, कि n स्टैक्स कॉल हो रहे हैं, है ना। आप क्या करते हो, जैसे ही आपने ये बुलाया तो ये आपका स्टैक रहता है, यहाँ पे ये आ जाएगा, पर सबसे नीचे तो मेन रहता है, मेन फंक्शन, ठीक है, फिर ये वाला आ जाएगा, फिर इसके बाद ये वाला 4, देखो ऐसे, ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है, फिर वो जो 5 वाला के लिए आप बुलाए, फिर 4 वाला के लिए, फिर 3 वाले के लिए, 2 वाले के लिए, जैसे ही बनाया रिटर्न होगा, फिर इसका वैल्यू रिटर्न हो गया, 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 इसका वैल्यू रिटर्न हो गया, फाइनल आंसर यहाँ मेन के बाद जगह पे आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n कैसे आ गई। तो टाइम और स्पेस दोनों कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालने आ गई है। अब उसके बाद सिमिलर क्वेश्चन है फिबोनाची का। फिबोनाची अभी हम लोग देखते हैं फिबोनाची, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आई होप आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ, ठीक है। अब फिबोनाची का क्या होता है कि फिबोनाची में क्या है, 0 है, आपके पास 1 है, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करके हम बनाएंगे नेक्स्ट वाला, तो ये 1 आएगा। फिर इन दोनों को ऐड करके हम बनाएंगे नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 2 आएगा। फिर इन दोनों को ऐड करके बनाएंगे तो आएगा 3, इन दोनों को करेंगे तो 5, ठीक है। तो आपका हर पोजीशन पे आएगा, मतलब 5th निकालना है तो 1 2 3 4 5th, ये 5th है आपका, ठीक है। तो फिबोनाची का हम देखते हैं कैसे हो रहा है। जैसे कि आप देखो, अगर 0, मैंने आपको पहले क्या बोला, आपको बेस केस पता होना चाहिए, आपको कब रुकना है। तो हमको फर्स्ट दोनों पता है, अगर n 0 होगा और n 1 होगा। पहले आपको स्टार्टिंग के दो पता रहते हैं, 0 1, इन दोनों का यूज़ करके आप अगला 1 बनाते हो, इन दोनों का यूज़ करके आप बनाते हो। तो अगर मैंने n को 5 दिया तो क्या होगा, सिंपल से आपको बात समझाती हूँ। अगर 5 है तो इसको कितना चाहिए होगा, 4 और 3। 4 बोलेगा भाई हमको तो 3 और 2 चाहिए, 3 बोलेगा हमको 2 और 1 चाहिए, फिर 3 बोलेगा हमको 2 और 1 चाहिए, फिर 2 बोलेगा हमको 1 और 0 चाहिए, नेक्स्ट पीछे के 2 चाहिए ना, ये बोलेगा हमको भाई 1 और 0 चाहिए, ये बोलेगा हमको 1 और 0 चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू फिब ये फिब है, सब फिब है, ये फिब 4 फिब 5 फिब 5 ऐसे बोलेगा कि मुझे फिब 3 की वैल्यू चाहिए, ये सब फिब है, ठीक है। ऐसे करके ये लोग बोलेंगे। तो अब हम कहाँ रुकेंगे, जब हमको बेस केस की वैल्यू पता हो। तो 1 की वैल्यू क्या है, 1, 0 की वैल्यू क्या है, ये फिब 1 आएगा जो बेस केस में, तो ये 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, 0 वाला 0। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 की वैल्यू पे जाएगा, 2 को कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा।
फिर ये 1 वाला, फिर इसमें से 1 आएगा तो 3 के पास क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक्सपोनेंशियल है। फिब 5 से आपको जाना है फिब 4, फिब 3, है ना, पीछे के दो ना पता चलना चाहिए। मैंने आपको बोला कि मेरे को फर्स्ट पता हो, तो अब इन दोनों को ऐड करके पहला वाला है ना, फिर मेरे को अगर दूसरा पता होना चाहिए तो इन दोनों को ऐड की, पीछे के दो को, फर्स्ट और सेकंड को, तब मेरा जाके ये आया। तो अगर मेरे को फिब 3 निकालना है तो मेरे को फिब 2 और फिब 1 तो पता होना चाहिए ना, तो वही कर रही हूँ मैं। 4 है, 4 वाला बोलेगा भाई फिब 3 की वैल्यू लाओ और फिब 2 की वैल्यू लाओ, पीछे के दो से बनेगा। फिर ये भी बोलेगा भाई फिब 2 की लाओ और फिब 1 की लाओ। 3 फिर बोलेगा फिब 2 की लाओ, फिब 1 की लाओ। ये भी बोलेगा भाई फिब 1 की लाओ और फिब 0 की लाओ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा, क्योंकि बेस केस है, ये 1 और ये 0, तो ये दोनों ऐड हो रहा है। यहाँ पे बीच में क्या ऐड हो रहा है, ऐड होकर यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे 2 की वैल्यू फिर यहाँ पे होगा ना, यहाँ से हम लोग मान लो 1 आया और ये 1 आया, तो 1 1 कितना हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। 4 में जाएगा 2 + 1 की वैल्यू 3। ठीक है, फिर 3 के लिए भी वही है, 2 और 1 के 2 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है, ये फिर बुलाएगा, यहाँ पे आएगा फिब 1 फिब 0। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से 1 + 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 3 + 2 कितना आएगा 5। तब जाके आपका 5 रिटर्न होगा यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे जो रिटर्न है यहाँ पे 5 आंसर रिटर्न होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अच्छे से और भी चीज़ें समझा देती हूँ कि इसमें स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है। आप यहाँ पे देखो स्पेस कितना लग रहा है, तो ये होता है कितने स्टैक पे कॉल आया है, कितने कॉल आया है। तो देखो, तो आपका तो यहाँ मेन है ही, फिर आप जब 5 का बुलाओगे फिर किसका आएगा, 3 का, 4 का। फिर एक बार हम इससे भी समझ लेते हैं। ठीक है, आप n = 5 लिखोगे तो ये वाली चीज़ तो फॉल्स हो जाएगी, ये वाली चीज़ फॉल्स हो जाएगी, तो उसके बाद ये वाली चीज़ कॉल होगा, ये वाली चीज़। ठीक है, फिब n-1 फिब क्या कॉल होगा, फिब 4 + फिब ये क्या है 3, है ना, तो ये वाला पहले होगा, ये वाला, तो ये वाला कॉल करेगा इसको। ठीक है, तो 4 के लिए आएगा फिब क्या, ठीक है, फिब 3 और फिब 2, फिर ये आएगा फिब वाला, 3 वाला बुलाएगा इसको, फिब कितना हो जाएगा 2 + फिब 1। ठीक है, फिर फिब 2 वाला बुलाएगा इसको, तो हो जाएगा फिब 1 + फिब 0। फिर ये फिब 1 वाला इसको बुलाएगा। ओ ये बेस केस हो गया, n का वैल्यू क्या है, n ही है, तो 1, तो यहाँ से ये रिटर्न होगा, इसको 1 रिटर्न होगा, इसको कितना रिटर्न हुआ, 1 रिटर्न हुआ। जब जैसे ये वाला हुआ तो ये वाले पार्ट के लिए आएगा, इसके लिए आपका स्टैक रन होगा। ठीक है, फिर ये जाएगा आगे दूसरे स्टैक पे रन होने में, मैं यही मान लेती हूँ। तो यहाँ पे गया तो इसको बचे 0, तो 1 + 0 1 आ गया। तो ये इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 1। ठीक है, जैसे इसका आंसर आया, इसके लिए स्टैक कॉल होगा, इसके लिए बुलाएगा, इसके लिए बुलाया तो फिर जाएगा अगर, तो क्या आएगा, बेस केस वाला हिट होगा, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसको ये रिटर्न करेगा ना, इसको रिटर्न करेगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, इसको 2 रिटर्न किया, फिर इसके लिए कॉल जाएगा स्टैक का। ठीक है, इसके लिए कॉल जाएगा, इसके लिए जाएगा पहले ऐसे फिब 1 + फिब 0। ठीक है, फिर इसके लिए कॉल जाएगा, तो ये हो जाएगा, फिर ये जाएगा ना, तो ये जाएगा तो बेस केस में हिट करेगा, तो बेस केस पे हिट किया तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। जब इसकी आ गई तो ये वाला जाएगा, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, तो 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू मिल गई तो 3 आ गया, तो इसको मिल गई वैल्यू 3। जब इसको मिल गई, अब ये इसको भेजेगा, तो इसके लिए किसकी जाएगी, फिब 2 और फिब 1 के लिए। ठीक है, तो जैसे फिब 2 फिब 1 के लिए जाएगी, पहले ये अलग होगा, फिब 1 और फिब 0। ठीक है, फिर 1 और फिर 0 के लिए गया, फिर ये वाला जाएगा, तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 1, फिर ये हो गया तो इसके लिए जाएगी वैल्यू 0, तो ये 1 आ जाएगा। जब इसके लिए चलेगी, फिर ये वाला जाएगा, तो ये बेस केस पे हिट कर देगा, तो 1 1 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2,
3 + 2 कितनी आ गई, 5 आ गई वैल्यू। और किसी को देना है नहीं, अब रिटर्न वैल्यू कहीं नहीं जाएगी, तो अब ये रिटर्न वैल्यू किसको दे देगा, मेन को दे देगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 5। आई होप मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूँ कि रिकर्शन वर्क कैसे करता है, आप समझ गए। पहले यहाँ पे आया, पहले इन दोनों को देखा, फिर 4 और 3 आया, मतलब इसको समझ के 4 और 3, बट ऐसे नहीं कि एक साथ करेगा, पहले 4 का देखेगा, फिर पूरा उससे कैलकुलेट करके सब आंसर अब कैलकुलेट करके 4 की वैल्यू उसके पास आ जाएगी, फिर 4 की, फिर अच्छा इसके पास इसकी वैल्यू आ गई, फिर इसके पास जाएगा ये वाले 3 के पास, फिर ये अपना लूप चलाएगा, फिर 2 और फिर 1। तो ये एक साथ नहीं होगा, ये फिर 2 पहले कैलकुलेट होगा, फिर 1 और फिर 0, ठीक है। फिर ऐसे करके ऐसे पहले लेफ्ट हुआ, फिर राइट हुआ। आई होप आपको वर्किंग समझ में आ रही हो। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी समझने की कोशिश करें। आपको देखा था फिर 5 के लिए 4 और 3 को कॉल करना पड़ता है, 4 फिर करेगा 3 और 2 को, फिर 2 करेगा 2 और 1 को, 1 करेगा 1 और 0 को, फिर 2 करेगा 1 और 0 को, है ना। तो आप देखो 3 करेगा 2 और 1 को, फिर 2 करेगा 1 और 0 को, है ना। ऐसे देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, ऐसे कर के इसका वो है। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो आप खुद देख रहे हो, ये खुद एक्सपोनेंशियल का दिख रहा है, Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस कुछ कांस्टेंट फंक्शन जो भी लग रहा होगा। तो हम ना अभी मान लेते हैं कि Tn-1 का ऑपरेशन इस Tn-2 के बराबर है, तो Tn = 2Tn-2 हो जाएगा, या 1 मान लो, जो भी मान लो, प्लस c हो जाएगा। तो अगर हम Tn-1 निकालते हैं तो जाएगा 2Tn-2 प्लस c, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ रिप्लेस करूँगी, तो हो जाएगा Tn = 2, Tn-1 की जगह पे आ जाएगा 2Tn-2 प्लस c, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी c था, तो Tn = 2 2 जा 4 Tn-2 प्लस 2c। अब आप ये देखो, ये जाके n- के हो जाएगा, ये 4 कैसे आएगा, 2 का पावर 2 है, और ये क्या आएगा, ये n टाइम्स c है ना। मतलब कितने बार है n, मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये 2 कैसे आया है, यहाँ पे n का बराबरी आया है, और ये जब जाके ये आएगा, ये एक टाइम T(1) हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो है ना, पर ये किसके बराबर हो जाएगा, जब ये कांस्टेंट होगा तो ये 2/n हो जाएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2/n है, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। यही हमको आगे डीपी में इसको इम्प्रूव करना है। पर अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। Tn, ठीक है, अभी ये 2 का पावर 2 है, Tn-2 पे ये 2c है, ठीक है। ये हम इसको और छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, इसको मतलब ये बढ़ाते जाएंगे, तो ये वाली जो वैल्यू वो कहाँ तक जाएगी, हम कांस्टेंट टाइम पे ले आएंगे इसको, है ना। छोटा करते 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 तो ये 2 का पावर, मतलब यहाँ पे Tn का पावर k कुछ ऐसा होगा जो बहुत ही छोटा होगा, है ना। मतलब ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, t ऑफ कांस्टेंट टाइम के। हमने इस इतने बड़े नंबर से माइनस किया, ये कांस्टेंट टाइम बन गया ये, ठीक है। तो ये n - k = 1 हो गया ना, कांस्टेंट टाइम के बराबर हो गया। तो ये n - 1 = k हो गया, तो k को हम लोग रिप्लेस करेंगे n से, n-1 है, कुछ ऐसा नंबर है ना। तो अब यहाँ पे k की जगह क्या होगा, 2n-1, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल में 2n लिखेंगे, है ना, हाईएस्ट पावर को लेते हैं। अगर अब यहाँ से भी लोगे तो k यहाँ पे क्या हो जाएगा, n, हाईएस्ट पावर लोगे तो O ऑफ n हो जाएगा। तो O ऑफ n और 2n, O ऑफ n प्लस O ऑफ 2n में कौन सा बड़ा है, एक्सपोनेंशियल 2n, इसीलिए इसका ये हुआ है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचो मैंने कहाँ से डेराइव किया, मैं आपको डेराइव करके भी बता रही हूँ कि हमने डेराइव कैसे किया है। हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ ली, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई स्पेस भी तो हमें O ऑफ 2n ही लगना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं है, स्पेस हमको n लगेगा। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखो स्पेस मतलब क्या होता है कि आपने कितने मैक्सिमम जो है कॉल किए हैं फंक्शन एक टाइम पे, ठीक है। जैसे कि देख लो, आपको लगेगा O ऑफ n के, नहीं, ऐसे हम फिब ऑफ 4 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिब ऑफ 3, फिब ऑफ 2, इसको कॉल करने के लिए क्या होगा, फिब ऑफ 2 और फिब ऑफ 1, इसको कॉल करने क्या होगा, फिब ऑफ 1 और फिब ऑफ 0। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आप यहाँ, मैंने आपको कैसे समझाया था, पहले यहाँ आया, ठीक है, फिर ये दोनों पार्ट आया, तो फिर ये कैलकुलेट होता है पहले,
फिर ये वाले के लिए फिर ये कैलकुलेट होगा, फिर ये वाले के लिए ये कैलकुलेट होगा। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट कैलकुलेट हो गया, तो इन दोनों को देख के मतलब इन दोनों को देख के यहाँ पे आया, फिर मतलब ये स्टैक में इतना जाएगा पहली बार, फिर जैसे जैसे इसकी वैल्यू मिलेगी ये हटा देगा, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करके फिर इसको दे देगा, फिर ये वाले को हटा देगा, फिर इधर चले जाएगा, फिर इसकी वैल्यू को दे इधर के इधर कैलकुलेट करेगा। तो एक बार में आप पूरे चीज़ें स्टैक में नहीं डालते हो, आप मैक्सिमम यहाँ तक जाते हो। आप पहले लेफ़्ट जाके उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, फिर जब लेफ़्ट का हो जाएगा उनकी वैल्यू पॉपअप करके आप दे दोगे, तब आप राइट पे जाओगे, ठीक है। आप एक बार में पूरे इतने कॉल्स को आप नहीं रखते स्टैक पे, आप क्या करते हो, पहले लेफ़्ट साइड चले गए, अच्छा यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फिर आप जाते हो राइट पे, ठीक है, आपका जो भी राइट पे होगा। तो इसीलिए इसका O ऑफ n होगा, नॉट O ऑफ 2n, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। जैसे हमने उसमें भी देखा, किस में देखा, फैक्टोरियल में क्या हो रहा था, फैक्टोरियल 5 वाला 4 को कॉल कर रहा है, सिर्फ मेन है, मेन फंक्शन है, फिर यहाँ पे आया 5, फिर वो 4 को कॉल कर रहा है, 4 पर 3 को कॉल कर रहा है, 3 कर रहा है 2 को कॉल कर रहा है, 2 कर रहा है 1 को, बेस केस में आ गया। जैसे ही हो गया ये हट गया। तो हम जब निकाल देते वैल्यू, तो मैक्सिमम इसने एक बार में कितना किया, O ऑफ n, है ना, n था 5। सेम यहाँ पे भी होगा, जब 4 को बुला रहे हो तो वो कहेगा भाई 3 को, 3 इधर जाएगा 2 को, 2 जाएगा इधर 1 को, 1 आएगा उधर 0 को, मतलब इधर आया, बेस केस आ गया, है ना। जैसे अगर ये 4 है ना, तो यहाँ पे मेन है, तो ये सारे लेफ़्ट वाले कैलकुलेट हो गए, इनका वैल्यू हम ले लिए। जब इनकी वैल्यू हमको मिल गई तब हम राइट साइड में जाए, फिर राइट के लिए आप फिर बुलाओगे, उधर क्या था 3 था, फिर वो उधर जाएगा 2 के लिए, फिर उधर जाएगा 1 के लिए। तो एक टाइम पे आप कितनी मैक्सिमम आपकी स्टैक की डेप्थ कितनी जा रही है, ये तो हट जाएगा ना, ये परमानेंट थोड़ी ना है, ये टेम्परेरी है। जैसी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी ये स्टैक डिसॉल्व हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ रहा हो कि मैं बोलने की क्या कोशिश कर रही हूँ। एंड ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, एंड और भी मैं रिकर्शन के ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगी ताकि आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाए।